नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफ़ी कवि हैं, उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेम आश्रयी धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफ़ी महात्मा थे। हिंदी साहित्य में तुलसीदास और सूरदास के समान ही उनका पर्याप्त महत्व है। वे प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। जायसी के जन्म के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है। मसनवी शैली में रचित उनकी अमर कृति पद्मावत में शाहे वक्त के साथ साथ कवि का भी परिचय दिया गया है। अंततः साक्ष्य के आधार पर जायसी का जन्म 900 हिजरी के लगभग हुआ माना जाता है। अब हम उनकी काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। उनका परिचय तो हो गया। प्रेम के पीर कवि। जायसी प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। विरह जनित प्रेम में एक विलक्षण तीव्रता और निराली तड़प होती है। जायसी ने अपने प्रेम वर्णन में हृदय की कोमल वेदना, विरह की व्यापकता, तीव्रता, मार्मिकता और तन्मयता को अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी है। पद्मावत का नागमती विरह खंड विरह वर्णन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का अप्रतिम काव्य खंड है। यहाँ पे हमने देखा कि जायसी को प्रेम का पीर कवि माना जाता है, क्योंकि उनका अगर आप पूरी पद्मावत में से एक बस नागमती वियोग खंड उठा के देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उनके अंदर कितनी विरह वेदना है, कितना उनके अंदर प्रेम का पीर छुपा हुआ है। वो तड़प, वो तीव्रता, वो मार्मिकता उन्होंने सब उस खंड के अंदर नागमती के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न किया है और बहुत ही बखूबी दिखाया भी है। आगे देखते हैं। श्रृंगार वर्णन। जायसी के काव्य में प्रधानता रसराज श्रृंगार की है। पद्मावत में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का अद्भुत वर्णन किया गया है। संयोग रस का वर्णन रतन सेन, नागमती तथा पद्मावत के आश्रय से किया गया है। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि जो जायसी जी हैं उनके अंदर श्रृंगार वर्णन भी कितना बखूबी छुपा हुआ है। उन्होंने नागमती में श्रृंगार के दोनों पक्षों का, जो पद्मावत है उसके अंदर नागमती और पद्मावत के माध्यम से और रतन सेन के माध्यम से श्रृंगार के दोनों पक्षों, वियोग और संयोग दोनों पक्षों का इतना बखूबी वर्णन किया है कि पढ़ते वक्त ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके सामने ही वो दृश्य हो रहा है। आगे देखते हैं। उदात्त चरित्र चित्रण। जायसी का काव्य उदात्त चरित्र चित्रण का उदाहरण है। कवि ने भारतीय पात्रों का चरित्र चित्रण भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार किया है। नागमती और पद्मावत दोनों भारतीय आदर्श पतिव्रता नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हीरामन, तोता, हंस, देवी देवता, अप्सराएं आदि सभी पात्रों का अद्भुत चित्रण किया गया है। यह पात्र स्थिति के अनुसार कथा को आगे बढ़ाते हैं। रतन सेन स्वयं एक आदर्श राजा के साथ साथ एक आदर्श प्रेमी भी हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जायसी ने हर एक पात्र को हिंदुस्तानी भारतीय पात्रों के अनुसार उनको चित्रण उनका किया हुआ है, जबकि आप जानते हैं कि जो जायसी जी हैं वो फारसी कवि हैं, परंतु उन्होंने भारतीय सभ्यता को देखकर पात्रों का निर्माण वैसे ही किया है। अगला देखते हैं। रहस्यानुभूति। जायसी को सफल रहस्यवादी कवि कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भावात्मक रहस्यवाद केवल जायसी में ही है। वे प्रेमी को परमात्मा और प्रेमिका को आत्मा का प्रतीक मानते हैं। पद्मावत की नायिका पद्मावती अल्लाह की प्रतीक कही जा सकती हैं और रतन सेन साधक के। सिंघल द्वीप में कवि ने हठयोग की प्रवृत्ति को भी अपनाया है। मतलब यहाँ पर आप रहस्यवाद देख सकते हैं कि कवि के अंदर एक भावात्मक रहस्यवाद है, उनके भावों में भी एक रहस्य है और उन्होंने केवल एक फारसी चीज़ों को ना अपनाकर
अपनी भारतीय सभ्यता को भी उसमें दर्शाया है और अपने ईश्वर को भी अपने प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इसलिए जायसी के प्रेम को लौकिक ना कह के अलौकिक प्रेम भी कहा जा सकता है। अगला है प्राकृतिक वर्णन। प्रकृति वर्णन में जायसी ने अधिक रुचि ली है। उन्होंने मानव प्रकृति के साथ साथ बाह्य प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। कुछ स्थानों पर तो ऐसा लगता है मानव प्रकृति मानव के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रही है। सिंगल द्वीप वर्णन करते हुए कवि ने प्रकृति के छोटे से छोटे कण से लेकर विशाल स्वरूप का भी चित्रण किया है। मतलब जो कवि जायसी हैं उन्होंने प्राकृतिक वर्णन इतना अच्छा किया है, प्रकृति का ही मानवीयकरण कर दिया है। मतलब आपको बहुत जगह पढ़ के ऐसा लगेगा कि वो प्रकृति ही एक मानव के रूप में कुछ कहना चाह रही है, कुछ बोलना चाह रही है। तो अगर आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो उनकी रचनाओं में जैसे कि पद्मावत में 12 मासा का उन्होंने जो वर्णन किया है वो बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने एक छोटे से छोटे पत्ते का, एक एक मौसम का इतनी बखूबी वर्णन किया है कि पढ़कर आनंद आ जाता है। अगला है भाषा शैली। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। इसमें देशज व अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का समावेश सहज ही दिखाई देता है। जायसी के काव्य की भाषा सरलता व स्पष्टता, स्वाभाविकता तथा प्रसाद गुण आदि विशेषताएं लिए हुए हैं। दोहा चौपाई इनका प्रिय छंद है। मसनवी तथा प्राकृतिक प्रेमाख्यान की शैलियों का इन्होंने सुंदर समन्वय किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा समाशोक्ति कवि की प्रिय अलंकार रहे हैं। मतलब भाषा शैली में देख सकते हो कि जो उनकी भाषा थी वो ठेठ अवधी थी। इन्होंने देशज भाषा और अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को भी अपनी भाषा में रखा है और इन्होंने प्रकृति वर्णन को बहुत ही अच्छे से निभाया है। इनका जो कविता है, जो इनकी रचना है, उसमें हमें प्रसाद गुण की विशेषता दिखती है। इनके जो प्रिय अलंकार हैं वो है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि आदि इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। दोहा और चौपाई इनके प्रिय छंद रहे हैं। इन्होंने प्रकृति का मानवीयकरण किया है। तो आप देख सकते हो कि जायसी कवि के अंदर भाषा की कितनी ज़्यादा विशेषता रही है। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं। मैंने 5-6 विशेषताएं आपको, जो इनकी मुख्य 5-6 विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आशा करती हूँ आपको समझ भी आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।